आज 31 मार्च है। 2 महीने पहले इसी दिन 31 जनवरी को हेमंत जी को जेल में डाला गया। 2 महीने से जेल में है। अरविंद केजरीवाल जी पिछले 10 दिनों से जेल में है। आज तक आरोप साबित नहीं कर पाए हैं कि किस लिए इतने दिनों तक उन्हें रखा गया है। इस गिरफ्तारी ने मेरे हौसलों को और मजबूत किया है। आपकी दुआएं और आशीर्वाद मुझे लगातार मिल रहे हैं। ये जो उनका 400 सीट का नारा है, ये बिना ईवीएम के, बिना मैच फिक्सिंग के, बिना सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डालकर खरीदकर ये 180 पार नहीं होने जा रहा है। आज हम सब लोग देख रहे हैं कि देश में अघोषित इमरजेंसी लागू हो चुकी है। देश में सत्ता में जो लोग बैठे हैं तानाशाह रवैया अपनाने का काम कर रहे हैं, घमंडी हो गए हैं लोग। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। तानाशाही हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, विपक्ष के तमाम नेताओं की हुंकार रामलीला मैदान से 24 घंटे पहले जो आपने सुनी है, वो पूरे देश में जो उसकी गूंज है वो साफ तौर पर सुनाई दे रही है। आपने भाषण सुने होंगे, मैंने भी सुने, धुआंधार भाषण थे। उसका कुछ हिस्सा इस कार्यक्रम में भी आप देखेंगे, लेकिन 3 महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको इस कार्यक्रम में बताना चाहती हूँ जो मैंने एक पॉलिटिकल जर्नलिस्ट के तौर पर ऑब्जर्व किए इसी रैली से। सबने अपनी अपनी निगाहों से देखा, मैंने भी देखा अपनी निगाह से। मैं आपको बताऊंगी 3 महत्वपूर्ण चीज़ें, 1, 2, 3 चीज़ें मैं आपको बताऊंगी जो मैंने महत्वपूर्ण समझी हैं। पहली बात तो ये है कि जिस तरह से विपक्ष के नेताओं ने एक के बाद एक जो पूरी चुनावी प्रक्रिया है, चुनावी प्रक्रिया का जो पूरा भविष्य है, यानी जो अभी जो चुनाव होने वाले हैं, अब से 2 हफ्ते बाद जो मतदान शुरू होगा, उसकी पूरी प्रक्रिया पर जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, एक सांस में एक आवाज़ में जिस तरह के से विपक्ष के नेताओं ने ये सवाल उठाया, मैंने अपने 20 साल से ज़्यादा पत्रकारिता के करियर में कभी भी भारत में चुनाव की प्रक्रिया पर, चुनाव जो स्वच्छ, स्वस्थ और निष्पक्ष तरीके से होते रहे भारत में, मैंने कभी नहीं देखा कि कभी भी इतने गंभीर बादल मंडरा रहे हों चुनाव की निष्पक्षता पर। क्योंकि पूरे तरीके से जो हमारी चुनावी एजेंसियां हैं, जो हमारी लोकतांत्रिक एजेंसियां, संस्थाएं हैं, वो पूरी तरीके से मैं कहूँगी समझौतावादी हो गई हैं, घुटनों पर आ गई हैं। एक सांस में इस तरह की आवाज़ उठी। मैंने 20 साल से ज़्यादा अपने पत्रकारिता करियर में 4 से भी ज़्यादा आम चुनाव कवर किए हैं और इसके अलावा मैंने दर्जनों की तादाद में विधानसभा चुनाव कवर किए हैं। और मैं अपने तजुर्बे की बुनियाद पर आपसे कह रही हूं कि जिस तरह से आम लोगों के मन में ये बात बैठ रही है, विपक्षी नेताओं के ज़रिए जो बताया जा रहा है और पूरे तरीके से विश्वसनीय बातें कही जा रही हैं, चाहे वो जुडिशरी के एक हिस्से को दबाव में लेने की कोशिश हो, चाहे इलेक्शन कमीशन में पूरे तरीके से समझौतावादी रवैया हो, जिसमें इलेक्शन कमिश्नर को जिस तरह से खुद नरेंद्र मोदी अब चुन रहे हैं, जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी पूरे तरीके से मैं कहूँगी कमिटेड ब्यूरोक्रेसी जिसे कहा जाता है, यानी सीधे तौर पर अपने सियासी आकाओं के सामने घुटने टेक रहे हैं या सजदा कर रहे हैं अब तो कम से कम। और पूरे तरीके से जो मीडिया, यानी जिसे चौथा स्तंभ जो लोकतंत्र का कहा जाता है, वो नतमस्तक हो चुका है। इस सब को मिलाकर गंभीर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं कि क्या निष्पक्ष तरीके से, क्या स्वस्थ तरीके से, क्या स्वच्छ तरीके से चुनाव होगा भारत में या नहीं। क्योंकि कई बार ये कहा जाता रहा और उन लोगों को कहा गया कि बड़े अतिवादी लोग हैं, ये तो बड़ा रेडिकल विचार है, जिन्होंने कहा कि 2019 का चुनाव वाकई में ऐसा लगता है कि भारत में आखिरी चुनाव होगा। उन लोगों को कहा कि ये कोई एक दीवाने का स्टेटमेंट है। लेकिन आप देखिए अभी कि जो पॉलिटिकल पार्टी ये कह रही है कि अब की बार 400 पार, जिस कॉन्फिडेंस के साथ, यानी अभी चुनाव की प्रक्रिया की शुरुआत भी नहीं हुई थी, उससे पहले ही नरेंद्र मोदी ने अपने नेताओं को, अपने काडर को तो चलिए दिया, वो तो नेताओं का काम है कि वो नारा देते हैं, अपने काडर को एक तरह से ऊर्जावान बनाने की कोशिश करते हैं, एनर्जाइज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मीडिया ने इस नारे को, जो तथाकथित मुख्य धारा का मीडिया है, उसने जिस तरह से पिक किया है इस नारे को, वो साफ तौर पे बताता है कि विपक्ष के मन में और आम जनता के मन में एक तरह से इसको बैठाने की कोशिश है कि जब नतीजे आए तो कोई सवाल ही ना करे, क्योंकि 400 पार का नारा है। मैं फिलहाल चाहती हूँ कि आप राहुल गांधी का ये बयान सुने और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी वो 2 और
मेरे ऑब्जर्वेशंस, जिस तरह से मैंने देखा है इस पूरी रैली को, मैं आपको बताऊंगी। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरह से मैच फिक्सिंग को लेकर उन्होंने बड़ा ही कैची फ्रेज का इस्तेमाल किया कि देखिए ये मैच पूरी तरीके से फिक्स करने की कोशिश हो रही है, हमारे खिलाड़ियों को जेल में भेजा जा रहा है, हमारे खातों को फ्रीज किया जा रहा है, जिससे हम चुनाव लड़ने के लायक ही ना बचें। राहुल गांधी का यह बयान देख लेते हैं। एम्पायर पर दबाव डालकर, प्लेयर को खरीदकर, कैप्टन को डराकर मैच जीता जाता है। क्रिकेट में उसको मैच फिक्सिंग कहा जाता है। हमारे सामने लोकसभा का चुनाव है। अंपायर किसने चुने? नरेंद्र मोदी ने। हमारी टीम में से मैच शुरू होने से पहले 2 खिलाड़ियों को अरेस्ट करके अंदर कर दिया। तो भाइयों और बहनों, ये जो चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो उनका 400 सीट का नारा है, ये बिना ईवीएम के, बिना मैच फिक्सिंग के, बिना सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डालकर, खरीदकर, ये 180 पार नहीं होने जा रहा है, सब मिलाकर। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात, 2014 से लेकर 2024 तक, 2014 के बाद 2015 में ही आपको याद होगा मोहम्मद अखलाक का, दादरी का वो मामला, जब लिंचिंग का पहला केस नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद आया था, और लगातार फिर उन लोगों की तादाद में बढ़ोतरी होती गई। एक के बाद एक वो लोग, या तो उनकी लिंचिंग हो रही है या फिर वो जेल में मौजूद हैं। मुस्लिम समुदाय से संबंध रखने वाले वो लोग, जिन पुरुषों की या तो लिंचिंग हो रही थी या वो जेल में जा रहे थे कि भाई गौ हत्या के नाम पर उनको फंसाने की पूरी तरीके से कोशिश हुई। पूरा का पूरा एक विक्टिम समुदाय बन गया, यानी एक पीड़ितों का समुदाय, कि ये वो पत्नियां हैं, ये वो औरतें हैं जिनके पुरुष या तो जेल में हैं या मारे जा चुके हैं। इस तरह के लोगों का पूरा एक समुदाय बन गया, और ऐसा लगा कि शायद ये सिर्फ एक हमला हो रहा है अल्पसंख्यक समुदाय पे। कुछ लोगों ने ये समझा कि ये मुसलमानों पे आकर रुक जाएगा। फिर हमने देखा किस तरह से ईसाइयों पर हमला हुआ। हमने देखा कि किस तरह से जो चर्च हैं वो जलाए गए, चर्चों पर हमले हुए। किस तरह से हमने देखा कि ईसाइयों के जो त्यौहार हैं उन पर, चर्चों पर हमले हुए। उसके बाद हमने देखा कि दलितों पे किस तरह से हमला हुआ, और बार बार ये कहा जाता रहा कि नहीं, मुसलमानों पर बात रुक रही है, ईसाइयों पर बात रुक रही है, दलितों आदिवासियों पर बात रुक रही है। अब धीरे धीरे करके आप ये देखिए, विपक्ष के एक बड़े हिस्से को, एक कम से कम पॉलिटिकल पार्टी को पूरे तरीके से ध्वस्त कर दी गई है। उसकी पहली लाइन आम आदमी पार्टी। इस वक्त आप तस्वीर में जो देख रहे हैं, इन महिलाओं को देखिए, तमाम वो विक्टिम कम्युनिटी अब ये पॉलिटिकल क्लास से आ रही है। ये जो विक्टिम कम्युनिटी है ये पॉलिटिकल क्लास से आ रही है, जिसको सीधे तौर पे हम देख रहे हैं। आप ये देखिए, सुनीता केजरीवाल, कल्पना सोरेन, अनीता सिंह जो संजय सिंह की पत्नी है, पूनम जैन सत्येंद्र जैन की पत्नी है, और मनीष सिसोदिया की पत्नी जो तबीयत खराब होने की वजह से आ नहीं पाई। कम से कम 1, 2, 3, 4, 5 महिलाओं को आपने यहाँ पर देखा। पूरी की पूरी एक कम्युनिटी तैयार हो रही है उन नेताओं की, उस राजनीतिक विपक्ष की जो कि जेल में मौजूद है, और वो लोग जिनके ऊपर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। तो जो सुनीता केजरीवाल हैं, उन्होंने अरविंद केजरीवाल के ज़रिए जो ख़त लिखा गया जेल में, उसको उन्होंने पढ़ा। मैं तो उन तमाम लोगों को याद दिलाना चाहती हूँ कि 2014 के बाद से ही 2015 में, 16 में जब ये लिंचिंग हो रही थी, जब मुसलमानों को सताया जाना शुरू हुआ, तभी से ये पत्रकार आपकी लगातार ये कह रही थी कि देखिए, शुरुआत यहाँ से होती है, ख़त्म यहाँ पर नहीं होता। 10 साल के ख़त्म होते होते नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के अब किस तरह से विपक्ष का एक बड़ा हिस्सा पूरी विक्टिम कम्युनिटी के तौर पर तब्दील हो रहा है। शुरुआत की उन्होंने हाशिए पर जो मौजूद थे वो लोग, उनसे, उसके बाद
जो लोग, मैंने कहा कि दूसरे लोग जो ऐतिहासिक तौर पर सताए जाते रहे हैं उनको ज़्यादा सताया जाना शुरू हुआ, और उसके बाद आखिरकार अब जो राजनीतिक विपक्ष है, जो पॉलिटिकल ऑपोजिशन है, जो सीधे तौर पर चुनौती देगा नरेंद्र मोदी को, अब 2 हफ्ते बाद होने वाले जो चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, उनके पूरे हिस्से में आप ये देखिए कि इनकी सबकी पत्नियों को आप देखें, यहाँ पर ये तमाम लोग मौजूद रहे। अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने और साथ ही हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, दोनों ने क्या कहा, आइए सुन लेते हैं। कोई भी इस देश में बड़ा नेता हो जाए वो सबसे बड़ा नहीं होता है। आज भारत की जनता सबसे बड़ी है। अगर कोई दल बहुत अपने आप को शक्तिशाली समझता है, लेकिन भारत की 140 करोड़ की जनता से ज्यादा शक्तिशाली और ताकतवर नहीं हो सकती है। आपकी एक उंगली, इस उंगली का इस्तेमाल करिएगा। आने वाले आगामी चुनावों में इस उंगली से हमारे गठबंधन, इंडिया गठबंधन के लोगों को मजबूती दीजिएगा, क्योंकि अगर आपको अपना देश बचाना है, आपको अपना लोकतंत्र बचाना है, आपको अपने अधिकार, हक के लिए लड़ना है, तो आप लोगों को खास करके अपने इस वोट का चुनाव सही ढंग से करना होगा। आज 31 मार्च है। 2 महीने पहले इसी दिन 31 जनवरी को हेमंत जी को जेल में डाला गया। 2 महीने से जेल में है। अरविंद केजरीवाल जी पिछले 10 दिनों से जेल में है। आज तक आरोप साबित नहीं कर पाए हैं कि किस लिए इतने दिनों तक उन्हें रखा गया है। मैं यहाँ जेल में स्वस्थ हूँ, पूरी ऊर्जा से भरा हूँ। इस गिरफ्तारी ने मेरे हौसलों को और मजबूत किया है। आपकी दुआएं और आशीर्वाद मुझे लगातार मिल रहे हैं। ऊपर वाला मेरे साथ है। जल्द बाहर आकर आपसे मिलता हूं। आपका अरविंद। सभी लोगों का आशीर्वाद और प्यार भरपूर मिल रहा है मेरे पति को। अपना ये आशीर्वाद बनाए रखना। भारत में ये तानाशाही नहीं चलेगी। हम लड़ेंगे, जीतेंगे। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ऐसा लगता है कभी कभी वो जो लोग साजिश करते हैं, वो लोग जो पूरे तरीके से भारत में राजनीति और जो लोकतंत्र का भविष्य है उसे अपने पैरों तले रोंद देना चाहते हैं अपने तानाशाही ताकतों के सामने, वो ये नहीं समझते कि जब जनता विपक्ष बन जाती है तो क्या होता है। कल जो बहुत ही फैसिनेटिंग चीज़ मैंने देखी वो सुनीता केजरीवाल के अलावा कल्पना सोरेन। मैंने देखा कि ये वो महिलाएं हैं जिनके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा। ये सिर्फ मुख्यमंत्रियों की पत्नियों के तौर पर शायद जानी जाती थी, कभी कोई तस्वीर इनकी खिंच जाती होगी, लेकिन जिस तरह से हुंकार भरी उन्होंने लाखों लोगों के सामने, लाखों लोगों के इस मैदान में, ये कोई पेशेवर राजनीतिज्ञ नहीं है, पेशेवर नेता नहीं है, लेकिन मैंने देखा कि जिस साहस के साथ, जिस दृढ़ता के साथ, जिस विश्वास के साथ ये और जिस असर के साथ इन महिलाओं ने बोला। ये पहले चीफ मिनिस्टर्स की वाइफ्स हुआ करती थी, मुख्यमंत्रियों की पत्नियां हुआ करती थी, आज अपने आप में उनकी शख्सियत जिस तरह से झलक रही थी, उनकी बातों का जो जलवा था वो साफ तौर पे ये देखा जा रहा था कि कैसे जो पॉलिटिकल अल्टरनेटिव जिसे हम ये कहते हैं, जो राजनीतिक विकल्प है, किसने सोचा था कि सुनीता केजरीवाल बाहर आएंगी, किसने सोचा था कि कल्पना सोरेन बाहर आएंगी, किसने सोचा था कि संजय सिंह की पत्नी एक चुनावी रैली में हिस्सा लेंगी। ज़्यादातर ये लोग अपनी निजी ज़िंदगियों में, मुझे नहीं मालूम कि पेशेवर तरीके से क्या करती रही हैं, लेकिन कम से कम राजनीति से तो बहुत दूर थी। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने राजनीति का चोला पहन के अपने पतियों को, और जिस तरह से पूरी एक जो मैंने कहा पॉलिटिकल ऑपोजिशन की जो एक पीड़ित समुदाय तैयार हुआ है उसकी नुमाइंदगी जो कि वो फैसिनेट करने वाला था, बिल्कुल चमत्कारी अंदाज से एक तरह का पॉलिटिकल अल्टरनेटिव देने की उन्होंने बात की। और अब दूसरी महत्वपूर्ण बात और आखिरी महत्वपूर्ण बात कि जिस तरह से जो युवा नेताओं का पूरा जलवा, तेजस्वी यादव और साथ साथ मैंने देखा अखिलेश यादव, ये जैसे ही आए, तेजस्वी यादव के बयानों को, उनको सीधे तौर पे मैं कहूँगी शुरुआती जब उनके राजनीतिक साल थे उनके करियर के,
तो लगता था कि हाँ, लालू यादव के बेटे हैं, कुछ तो करेंगे ही। लालू यादव के बेटे होने का फ़ायदा तो ज़ाहिर है मिलना चाहिए। एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, हमने देखा है पूरे देश में ऐसा होता रहा है, पूरा राजनीतिक इतिहास इस देश का बताता है या दुनिया का भी बताता है। लेकिन मैं कहूँगी कि पिछले 5 साल में और ख़ासकर नीतीश कुमार के नरेंद्र मोदी की पार्टी के साथ दोबारा वापस चले जाने के बाद जिस तरह से अपने कद को उन्होंने बड़ा किया है, उनके भाषणों में जिस तरह का साहस, जिस तरह का मैं कहूँगी करिश्मा नज़र आ रहा है आजकल, वो अच्छे से अच्छे जो राजनीतिक खिलाड़ी हैं उनको पछाड़ रहा है, उनको मैं कहूँगी कहीं ना कहीं उनको हरा रहा है। आइए सुन लेते हैं तेजस्वी यादव ने जब ये कहा कि नरेंद्र मोदी जिस तरह से आंधी की रफ्तार से आए, इस तरह से तूफान की रफ्तार से चले जाएंगे। नरेंद्र मोदी की जो गारंटी है वो एक चाइनीज़ सामान जैसी गारंटी है। और इसके अलावा फिर उन्होंने जब ये कहा, गोविंदा का जब उन्होंने गाना सुनाया, तो जाहिर है वहाँ पर लोग हंसे भी और तालियां भी बजीं जब उन्होंने कहा, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। सुन लेते हैं तेजस्वी यादव ने क्या कहा। और जाते जाते बहुत सारे नेताओं को बोलना है, लेकिन एक अंत हम करेंगे एक गाने के साथ। और आप लोगों ने गोविंदा का फिल्म का एक गाना सुना होगा कि तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, जनता जो रूठ गई तो हाथ मलोगे। अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भाग जाते हो। और अब बिल्कुल आखिरी बात, कश्मीर के दोनों पूर्व मुख्यमंत्री हमने देखा किस तरह से महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला दोनों वहाँ पर मौजूद थे। महबूबा मुफ्ती, अब तो जाहिर है अगर उनकी राजनीतिक हैसियत देखें तो कश्मीर में अब किसी भी नेता की कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है, लेकिन उनका बहुत छोटा और बहुत ही दमदार उनका भाषण रहा जब उन्होंने कहा, सीधे तौर पर निशाना साधते हुए, कि मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि अरविंद केजरीवाल अगर बीजेपी चले जाएं तो पूरे तरीके से तमाम जांच एजेंसियां और मीडिया का जो पूरा ट्रायल हो रहा है वो सब ख़त्म होकर वो वॉशिंग मशीन में धुलकर नहाकर साफ शफाफ होकर बाहर निकल आएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही युवाओं के अपराधीकरण को लेकर कि किस तरह से हमारे पूरे युवाओं को उनको क्रिमिनलाइज करने की कोशिश हो रही है, उनका अपराधीकरण करने की कोशिश हो रही है, यानी उनको मुजरिम बनाने की कोशिश हो रही है, जुर्म की दुनिया में धकेलने की, कि आप हमसे रोज़गार मत मांगिए, हम आपका अपराधीकरण करके आपको एक तरह की संतुष्टि देंगे। ये सुन लीजिए क्या कह रही है महबूबा मुफ्ती। हम सवाल पूछते हैं, आपने कहा 2 करोड़ नौकरियां देंगे, नौकरियां नहीं दी, बल्कि यहाँ के नौजवानों के हाथों में लाठी दी, जबान पे नारा दिया, कभी देश का कभी धर्म का, बोला जाओ मारो, लिंच करो, शक्ल देखो, क्या खाता है, क्या पहनता है, दाढ़ी कितनी लंबी है। इन्होंने नौजवानों का अपराधीकरण किया, उनको दंगाई बनाया, कहा तुम दंगे करो, तुमको जेल नहीं भेजेंगे, मगर हमसे नौकरी का हिसाब मत मांगो। तो जाहिर है ये एक मंच पर तमाम विपक्षी नेता, तमाम बड़े नेता जमा हुए, इससे नरेंद्र मोदी के माथे पर पसीना देखा जा सकता है। और उसी दिन वो दिल्ली में भी मौजूद नहीं थे। जिस तरह से हमने देखा कि तमाम बड़ी पार्टियों के नेता बहरहाल एक साथ एक मंच पर, जो भी इंडिया अलायंस के लोग हैं सब एक साथ जमा हुए, जमा होकर उन्होंने जिस तरह से चुनौती दी सत्ता को, सत्ता की तानाशाही को, पूरे सिस्टम को, इस सबसे साफ तौर पे पता चलता है कि पूरी तरीके से चुनाव का आगाज़ हो गया है। और इस तरह की रैलियां, जो ये जॉइंट रैलियां हैं, और भी ज़्यादा अब देखने को मिलेंगी।